नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों आज हम लोग चलते हैं शिफ्ट कितना है आपका, शिफ्ट थर्ड की ओर चलते हैं, जो 1 सितंबर 2022 में पूछे गए थे ग्रुप डी में। और ये आपका क्लास नंबर 30वां है। ठीक है, तो जब से शुरू 2022 में हुआ था मेरे दोस्त, सबसे पीवाईपी क्वेश्चंस लेके आप लोग के सामने डेली में आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइए सेशन से। आप लोग बिल्कुल जानते हैं क्विकली सॉल्व के साथ सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आपको हार नहीं मानना है मेरे दोस्त, सफलता आपकी कदम चूमेगी। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। तो सेशन से आप लोग जुड़ जाइए, यदि जुड़ गए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितना भी न्यू स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, जॉब के लिए तैयार, सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जितने भी मैथ्स में आपको यदि परेशानी है तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। मैथ्स के लिए या और कोई नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे होगा यूँ कि नोटिफिकेशन आपका जो भी हो जस्ट आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए। ठीक है, चलेंगे सीधा हम लोग प्रश्न की ओर बिना कुछ विलंब किए। आप सभी को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे दोस्त। दुर्गा पूजा है, बात सही है, दुर्गा पूजा भी मनाना है और पढ़ाई भी, क्योंकि जानते हैं आपका दोस्त 17 नवंबर एग्जाम डेट दे दिया था, संभवतः इसी डेट को आपका होने वाला है। ठीक है, समझ गए। और प्लस में कि आपका एनटीपीसी शॉर्ट नोटिफिकेशन ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट का जारी कर दिया गया था। और आरआरबी जेई का भी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये सबको फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। और कहीं ना कहीं तैयारी सबका अभी से ही करना पड़ेगा यदि मेरिट में नाम चाहिए तो। ठीक है, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। बिल्कुल इजी वे से समझेंगे, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्त, टोटल 20 प्रश्न है। कितना आप 20 प्रश्न में सही किए ये लोग आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसमें आप लोग का ही बेनिफिट है, जिससे होगा कि पता चल जाएगा आप लोग की तैयारी किस लेवल का है, प्रीवियस ईयर्स करने में कितना नंबर आप लोग उठा पा रहे हैं मैथ्स में। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न की ओर। यदि एक नियमित बहुभुज का बाहरी कोण 40 डिग्री है, एक नियमित बहुभुज है, इसका बाहर कोण जो बाहर का एंगल जो है 40 डिग्री है, तो आपको बताना है कि वो बहुभुज में भुजाएं कितनी। ठीक है, एक कोई बहुभुज होगा, बहुभुज हम बना लेते हैं, जैसे ये आपका बहुभुज हुआ। ठीक है ना, ये आपका जैसे बहुभुज हुआ। इसमें बोला जा रहा था कि ये जो बाहर वाला कौन है, ये जो बाहर, अरे ये जो है ना, यही तो भुजा है ना, ये जो भुजा जाएगा, ये जो बाहर वाला कौन है, ये जो भुजा जाएगा, ये बाहर वाला कौन है, ये जो भुजा जाएगा, ये जो बाहर वाला कौन है, ये भी भुजा जाएगा, ये जो बाहर वाला कौन है, ये 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री है। तो आपको बताना है भुजाएं की संख्या कितनी होगी। तो आप लोग जानते हैं मेरे दोस्त कि बहुभुज की जो बाहरी कोणों का योग जो हो जाता है ना बहुभुज का, चाहे वो कितने भी चाहे आपका भुजा हो, सबका बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आप लोग समझ गए, बाहरी कोणों का योग कितना हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है। और एक भुजा के अंतर्गत कितना डिग्री कोण बन रहा है, 40 डिग्री। तो यहाँ से कितने भुजाएं निकल जाएगा आप लोग के पास, जी आराम से निकाल सकते हैं, यानी 9 भुजाएं। 9 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर। ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार यदि आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इजी वे, यदि समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लीजिए आप लोग। जैसे मान लेते हैं कि एक बहुभुज को हम सिंपल 4 भुजा वाला समझ लेते हैं। ठीक है, 4 भुजा वाला समझ लेते हैं। यदि आपको यहाँ बोला जाता है तो इसमें तो 4 भुजा है मेरे दोस्त, 4 भुजा है, 4 भुजा है ना। तो हम जानते हैं कि कोई भी बहुभुज का बाहरी कोण 360 डिग्री का होता है। इसमें 4 भुजा है, यदि 4 भुजा दे दे तो 90 डिग्री, यानी कि बाहरी कोण प्रत्येक 90 डिग्री आना चाहिए। जैसे कि इसमें आप लोग देख सकते हैं 360 डिग्री बाहरी था, यदि भुजा इसमें 9 है, 9 से भुजा देंगे तो बाहरी कोण 40 डिग्री आ रहा है ना, सेटिस्फाई हो रहा है ना। इसी प्रकार 90 डिग्री, क्या बाहरी कोण 90 डिग्री है, जी आप देख सकते हैं ये कोण 90 डिग्री, ये भी बाहर करेंगे तो ये भी 90 डिग्री, यानी ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो एग्जाम्पल तौर पे आप लोग समझ लिए कि बाहरी कोण यदि आपका 40 डिग्री है तो टोटल कोण बाहरी कोण का 360 डिग्री होता है। 40 से भाग देने पर भुजा की संख्या आ जाएगा। समझ गए आप लोग, ये प्रश्न एक पूछे जाएंगे आप लोग से, तो ध्यान रखिए। चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो एक दूसरे से भिन्न नहीं है उसका 25 है, तो उसका महत्तम समावर्तक 5 है, तो उसका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा आपको बताना। समझ गए, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं हम मान लेते हैं, एक संख्या ए होगा तो दूसरी संख्या बी होगा, इसको गुणा करेंगे तो 25 होगा। समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका एचसीएफ 5 है, साफ साफ बोला जा रहा है कि इसका एचसीएफ 5 है और आपको इसका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम कितना, तो सिंपली मेथड से ऐसे मेरे दोस्त निकाले। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज आप लोग यदि करते हैं, इसको दूसरे विधि से भी बता देंगे, टेंशन आप लोग मत लीजिए। एक थोड़ा कॉमन सेंस यूज करते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। अरे एचसीएफ 5 यहाँ क्यों एचसीएफ आया, क्योंकि ये संख्याएं और ये संख्याएं 5 से कट रहा, तभी तो एचसीएफ आप 5 लाए। एचसीएफ क्या होता है कि बड़ी से बड़ी वो संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह, यानी कि ए और बी को पूरी तरह विभाजित कर दे,
इसीलिए 5 एचसीएफ इसका आया। यानी कि संख्या ए और बी 5 से विभाज्य हो रहा है, तो यानी ए और बी संख्या क्या हो सकता है कि दोनों संख्या 5 से विभाज्य और गुणनफल 25 आ रहा हो। तो आप लोग दिमाग थोड़ा सा भी यदि लगाते तो आपको पता चल जाता कि संख्या 5 ही 5 है। इसको गुना करेंगे तो 25 होगा, तो इसका एलसीएम खोज रहा था, तो 5 5 का एलसीएम 5 ही तो होता है। बड़ी से बड़ी वो संख्या जो दी गई संख्या से विभाज्य हो, यानी इसका एलसीएम भी कितना होगा, तो एलसीएम भी इसका 5 होगा। ये रहा मेथड सॉल्व करने का, ठीक है। अन्यथा आप लोग प्रोसेस से जाना चाहते हैं तो आप लोग जा सकते हैं कि जैसे गुणनफल दिया था, तो हमेशा आप लोग को याद रखना है कि संख्याओं का गुणनफल जो होता है मेरे दोस्त, एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर हो जाता है। यानी कि दो संख्या जो होगा उसका जो गुना कीजिएगा, तो उसका एलसीएम निकाल के और उसका एचसीएफ निकाल के गुना कीजिएगा, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो यानी ये दोनों संख्याएं 25 दिया गया था, एलसीएम आपको निकालना था, एक्स मान लेते हैं, एचसीएफ 5 था, तो यहाँ से भी इजी पे आप एक्स का वैल्यू 5 निकाल सकते थे, यानी कि एलसीएम 5 निकाल सकते थे। समझ गए? तो ये मेथड जो बनाए दोस्त, ये मेथड आपको समझने योग्य, ठीक है। यदि आप समझ पा रहे हैं तो इस मेथड से आप नॉर्मली इजी कर सकते थे, ये इसको आप वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ता। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो इस प्रकार बनाइए कि जल्दी प्रश्न सॉल्व भी हो जाए और समय भी ना लगे, ठीक है। चलते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर में बोला जा रहा है कि यदि ये संख्याएं दिया गया है, इसका वैल्यू 0 के बराबर है, तो इसका मान क्या होगा आपको बताना। तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हमको x का वैल्यू ज्ञात करना होगा। x का वैल्यू यदि ज्ञात कर लेते हैं तो इजी पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको देख के आप लोग को क्या लग रहा है? इसको देख के क्या लग रहा है? कुछ मन में खटक रहा है? जैसे एक्स स्क्वायर, यानी ये एक्स होना चाहिए तब तो एक्स स्क्वायर होगा, और -2 क्या ये हो सकता है? एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या ये है या नहीं है, ये पूछना चाहते हैं। अरे एक्स माइनस 2 का ये होल स्क्वायर है या है नहीं है? ए स्क्वायर, यानी इसको करेंगे ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, यानी प्लस बी स्क्वायर, चाहे -2ab तो -2ab यानी 4x। यानी कि ये जो वैल्यू है मेरे दोस्त, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 का वैल्यू है। याद रखिएगा, ये थोड़ा लगाना पड़ेगा कॉमन सेंस आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ x का वैल्यू क्या निकल के आया? तो x का वैल्यू यहाँ पे 2 निकल के आया, क्योंकि इधर भी करेंगे तो ये 0 होगा, ये कट जाएगा और x का वैल्यू 2 निकल के चला जाएगा। समझ गए आप लोग? तो बस इसका वैल्यू बनाना था, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा। यानी यूं ही कर सकते हैं 12, अब प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 अब बेटे 8। यानी कि आपका उत्तर जो होगा मेरे दोस्त 12 और 13 के बीच में होगा। साफ साफ आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे, 12 और 13 के बीच में होगा, देख पा रहे हैं 12 और 13 के बीच में, यानी 12 और 13 के बीच में एक ही ऑप्शन है 12.75, तो 12.75 हो जाएगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, ये यहाँ से भी इजी वे कर सकते थे हम, तो आंसर निकालने के लिए डायरेक्ट हम आपको लिख दिए यहाँ से, तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते थे 12 प्लस इसका वैल्यू 1.5 और इसका वैल्यू 0.25, तो यानी यहाँ से भी 12.75 आपका उत्तर। समझ गए? ठीक है, तो एक्स का वैल्यू निकालना आपके पास बहुत जरूरी था, एक्स का वैल्यू निकाल लेते तो ये इजी आप लोग से निकल जाता है। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा तो मेरे दोस्त लाइक और शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिसमें वो कि मैक्सिमम बच्चे तक पहुंच जाए, उसको एग्जाम से पहले बहुत तैयारी करने की, बहुत अच्छी खासी तैयारी करने का मौका मिल जाए। समझ गए आप लोग? चलते हैं आगे की ओर, चौथा नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 36,000 की राशि को एक निश्चित दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, ठीक है। 6 वर्ष बाद यह राशि स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पे 18 वर्षों में यह राशि कितनी गुनी हो जाएगी? यानी कि ये मूलधन 3600 रुपया आपके पास था, ठीक है, और ये भी बोला जा रहा था कि 6 वर्षों के बाद ये राशि स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 6 साल में हमको पता चल गया गुरुजी ये राशि 3 गुनी है। 6 साल, तो हमको 18 साल में कितनी होगी, यहाँ से यदि हम निकाल लेते तो डायरेक्ट हम मूलधन से गुना कर देंगे, तो यानी 6 साल में 3 गुनी, अगले 6 साल में फिर 3 गुनी होगा, होगा या नहीं होगा, फिर अगले 6 साल में फिर 3 गुनी होगा, हो या नहीं होगा, टोटल 18 साल हुआ ना, अरे टोटल 18 साल हुआ ना, कितना गुनी हुआ, 3 तिया 9 तिया 27 गुनी गुनी जी, यानी 28 साल में जो है मेरे दोस्त, 28 साल में, 28 ईयर्स में आपका मूलधन का 27 गुनी राशि हो जाएगा। ठीक है, तो आपका मूलधन कितना था, 36,000 रुपया, तो 27 गुनी, यही तो होगा ना, 18 साल में 27 गुनी हो रहा है मूलधन, तो इसको 27 से गुना कर दिए, इजी पे आंसर आ जाएगा आपका। तो इसको गुना करने के लिए ये भी एक आपका प्रोसेस है, तो यहाँ से 36 गुना 27 हम इजी कर लेते हैं और डायरेक्ट गुना बाहर से 1000 से कर देंगे, तो ये मेरा उत्तर चले आएगा। समझ गए? तो इजी वे यहाँ से 36 गुना
यदि आप लोग नहीं करना चाहते हैं तो 30 - 3 तो कर ही सकते हैं, क्योंकि 3 - 3 जाएगा और इधर तो 1000 आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से 36 × 3 108, जीरो है, -36 × 108 हो जाएगा। तो यहाँ से यदि आप लोग करते हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ 2 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, या 2 हो जाएगा, या 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 3 जीरो इधर चला जाएगा, यानी कि 9,72,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9,72,000 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। समझ गए आप लोग? क्यों मैं मूलधन को ढोते फिरूं, साथ में लेते फिरूं मूलधन को 9,72,000? क्यों मैं क्यों मैं ये मूलधन को क्यों मैं लेते चलो, जब मैं हमको यहाँ से पता चल रहा है मेरे दोस्त 6 साल में 3 गुना हो रहा है, क्यों ना हम 18 साल में क्या गुना होगा हम देख लेते हैं। तो डायरेक्ट 18 साल में क्या गुना हो रहा है, तो इसका उतना गुना कर देंगे जिसका हम लोग यहाँ पे किए। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस प्रकार बनाना है। यहाँ से भी आप बना सकते थे कि 6 साल में 3 गुना, तो इसका फिर 3 गुना करते, फिर रेट निकालते, फिर इसमें करते, तो इतना करने के बजाय डायरेक्ट आपको इजी वे कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे की ओर। 5वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। बहुत इजी वे प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं। इसका मान क्या होगा, यानी 529, तो ये तो साफ साफ 23 का स्क्वायर हमको दिख रहा है, तो यानी ये चला जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 × 61 - 1403। ठीक है, तो एक ही डिजिट में आंसर है मेरे दोस्त, तो सिंगल डिजिट में खेला हो जाएगा आपका। तो यानी सिंगल डिजिट, इसको गुना कीजिएगा तो इकाई अंक पे क्या आ जाएगा, 3 × 3, इकाई अंक पे 3 आएगा। और 1403 इसमें माइनस जाएगा तो इकाई अंक पे भी 3 है, यानी इकाई अंक पे 3 है, तो इकाई अंक पे 0 आंसर आएगा। तो 0 आंसर एक ही में है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ गए आप लोग? समझ गए आप लोग? 23 × 61 क्यों मैं करूं, सॉरी 23 × 61 में क्यों करने जाऊं, यहाँ से डायरेक्ट नहीं करना है ना। तो ऑप्शंस को भी एक नज़र देखते चलना है कि आखिर ऑप्शन खोज क्या रहा है और हमको करना क्या है। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करिएगा कि जितना से जितना हो सके। अरे 1 सेकंड तो बचा ना, 1 सेकंड इसमें बचेगा, फिर 1 सेकंड अगले प्रश्न में बचेगा, तो कोई और प्रश्न होगा उसमें 3 सेकंड बचेगा, तो यहाँ से मिला के देख सकते हैं मेरे दोस्त। 5 सेकंड तो बचा, 5 सेकंड में एगो रीजनिंग तो सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। तो ये मेथड से अपनाना होगा, तब जाके आप लोग कहीं ना कहीं सफलता ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं 6ठा नंबर प्रश्न की ओर। 6ठा नंबर प्रश्न बहुत ही गंभीर मामला इसका है मेरे दोस्त, और ये वीवीआई प्रश्न है। क्यों वीवीआई है, क्योंकि एनटीपीसी 2025 में जो यूजी का जो एग्जाम हुआ था अंडर ग्रेजुएट का मेरे दोस्त, इसमें हर एक शिफ्ट में आपको, लगभग शिफ्ट में आपसे पूछने गया था। हो सकता है 2-4 शिफ्ट 5 शिफ्ट में ना पूछे, लेकिन 1-2 शिफ्ट या 4 शिफ्ट में पूछा गया था ये प्रश्न। ठीक है, बाकी बात वहाँ भाषा अलग था, वहाँ दुकानदार के लिए था, यहाँ पे आपका ग्राहक के लिए छूट था। ठीक है, तो प्रश्न को हम लोग देखते हैं। एक दुकानदार के पास 3 योजनाएं थी, यानी 3 ऑफर था। ठीक है, एक दुकानदार के पास 3 ऑफर था। उसके पास क्या ऑफर था, पहला ऑफर था कोई भी सामान खरीदिए आप तो 30% और 35% की 2 छूट दे देना। ठीक है, एक नंबर ये ऑफर है। दूसरा नंबर दुकानदार के लिए ऑफर है क्या, 6 खरीदो और 4 फ्री देंगे आपको हम। ठीक है, तीसरा नंबर ऑफर आपका है कस्टमर के लिए कि 5 खरीदो और 6 आप मुफ्त पाओ। तो आपको बताना है किस योजना में छूट का प्रतिशत अधिकतम होगा, किस योजना में छूट का प्रतिशत अधिकतम होगा, या इस जगह ये भी बोल सकता था कि किस योजना में खरीदारी को लाभ, यानी खरीदारी को लाभ कब होगा, जब छूट ज्यादा हो। ठीक है, तो पहली योजना को हम चलते हैं, देखते हैं इसमें एकल छूट कितना आ रहा है, यानी कि 30% और 35% दो एकल छूट को आप कैसे करते हैं। तो यानी एक 30% जा रहा है, दूसरा 35% जा रहा है, तो माइनस माइनस प्लस 30 गुना, ये भी फॉर्मूला पे आप लोग इजी पे बैठा सकते थे यहाँ पे। तो यहाँ से -65 हो गया, और प्लस यहाँ से ये चला गया 5 7 35, 5 2 10, यानी 27 25, यानी 10.5। 10.5 होने का क्या मतलब है मेरे दोस्त, तो यहाँ से 54.5% हो गया, यानी एकल छूट कितना हो गया, 2 छूट का एकल छूट 54.5%। ठीक है, 54.5% मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो पहला ऑफर जो दिया इसमें कितना परसेंट छूट आया आपका, 54.5%। ठीक है, अब दूसरा नंबर ऑफर की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर ऑफर में क्या बोला जा रहा है कि आप 6 को पाइए। दूसरा नंबर ऑफर में आप 6 पाइए, 6 खरीदिए और 4 मुफ्त पाइए। समझ गए, आप 6 खरीदिए, 6 खरीदे और 4 मुफ्त पाए, तो इसमें कितना परसेंट डिस्काउंट दिया गया, यानी कि आप कितना मुफ्त पाए मेरे दोस्त, 4 को मुफ्त पाए। कितना आप सामान अपने घर पे लेके आए हैं, तो अरे टोटल 10 ही तो लेके आए हैं, 4 मुफ्त हुआ है और टोटल तो 10, 6 4 10 सामान, तो 100 में कर दीजिएगा, तो इसका परसेंटेज निकल जाएगा। कितना हो गया दूसरा नंबर का परसेंटेज, तो सर दूसरा नंबर का परसेंटेज आपका 40% हो गया, यानी कि ये छूट जो होगी आपका 40%। समझ गए यहाँ से आप लोग। तो तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर ऑफर की
क्या योजना है, कितना छूट है। इसी प्रकार यहाँ देखिएगा, यहाँ टोटल 6 छूट मिल रहा है, कितना लेने पर, 11 लेने पर, तो 100 पे कितना, तो यहाँ से आपका कितना चले जाएगा 600 बेटे, तो 11 पचे 55, 11 चौक 44, 11 पचे 55, 11 चौक 44, यानी 54.54 समथिंग आपका आ रहा है। कितना आ रहा है, 54.54% समथिंग ऑफर आ रहा है। तो आपको ये पूछना है कि ये सब जो छूट दिया गया था, ये जो योजनाएं था मेरे दोस्त, ये सब जो योजनाएं था आपका, इसमें कितना, कौन सी तीनों ऑफर में छूट सबसे ज्यादा मिल रहा है, कौन से तीनों ऑफर में छूट सबसे ज्यादा मिल रहा है। तो आप इजी पे देख सकते हैं ना, छूट सबसे ज्यादा तीसरा ऑफर में मिल रहा है, क्योंकि इसमें 54.54% है, इसमें 40 ये तो हो ही नहीं सकता है, 54.5 है, इससे थोड़ा 0.04% ज्यादा है, तो हम इसी को मान्यता देंगे। तो यानी 3 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए आप लोग, समझ गए। इसको बनाना ही पड़ता है मेरे दोस्त, क्योंकि ये दोनों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। यदि आप दशमलव में, दशमलव से पहले भी पूर्णांक तक जाते हैं तो ये दोनों बराबर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं दशमलव के बाद इकाई अंक जो आएगा इसका शुरू वाला अंक, तो ये आपका भिन्न करेगा। समझ गए आप लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न को 1-2 सवाल और लेके हम चले आएंगे, ठीक है। चलते हैं अभी आगे के लिए। दो धनात्मक संख्याओं का योग 45 है और उसका अंतर 19 है, तो संख्याएं क्या है। इस प्रकार के संख्याएं को आप कैसे कीजिएगा, तो यदि दो धनात्मक का योग x प्लस योग 45 है और इसका अंतर 19 है, तो क्या आप इस तरह कीजिएगा, इसको कटा के इसको इस तरह नहीं करना है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं करना है, आपको हम बार बार बताए हैं। इसको करना यूं है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग 45 होनी चाहिए और अंतर 19 होनी चाहिए, तो संख्याएं दिया गया था, क्यों ना हम ऑप्शन से ही डायरेक्ट चले, क्यों हम इतना कैलकुलेशन करने जाए। तो यानी कि योग करने पे 45 और अंतर 19 आनी चाहिए योग संख्या। इसका योग करने पे क्या 45 आ रहा है जी, 45 आ रहा है। क्या माइनस करने पे 19 आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, यानी ये उत्तर नहीं हो सकता। क्या 45 आ रहा है योग करने पे जी, 45 आ रहा है। क्या 19 माइनस करने पे आ रहा है इसका, क्या माइनस करने पे ये 19 आ रहा है जी, नहीं आ रहा है, तो यानी ये नहीं हो सकता। क्या ये इसका योग 45 आ रहा है जी, 100% 45। क्या माइनस करेंगे तो 19 आएगा, तो जी 100% 19 आएगा। इसमें क्या माइनस करेंगे 19 आएगा जी, नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इस करेक्ट आंसर आपका उत्तर निकल गया। बताइए, ठीक है। तो इस प्रकार अप्रोच आपको कहीं ना कहीं बहुत फास्ट करने में अपनाना होगा, कि जितना कम से कम समय में हम दे। यदि आप लिखते, बेशक आप इससे उत्तर दे पाते तो कहीं कोई डाउट नहीं है, 100% स्टूडेंट इसमें जवाब देंगे, बट इस तरह प्रोसेस करने में थोड़ा सा तो आपको समय देना पड़ेगा। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखे हम योग देखिए 45 हाँ सब 45 है, अंतर अब इसमें कौन माइनस है, सब एक ही नजर आ रहा है, तो डायरेक्ट 3 क्लिक करके आगे नेक्स्ट, सेव टू नेक्स्ट में चले जाएंगे। समझ गए, चलते हैं आगे की ओर। ये प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। हमको तो कहीं ऐसा लग रहा है मेरे दोस्त की ग्रुप डी में जो 2022 में जो एग्जाम हुए थे ना, तो एनटीपीसी यूजी में 7 प्रश्न उठा के उससे दे दिए गए थे, थोड़ा मोड़ा चेंजिंग किए गए थे। ये प्रश्न भी बहुत बार व्युत्क्रमों, एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्क्रमों का योग था। समझ गए। तो इस प्रकार प्रश्न को आप कैसे कीजिएगा वो आप 1 सेकंड में यहाँ पे देख सकते हैं। क्या बोला जा रहा है, यहाँ की दो संख्याओं का अनुपात है और इसका लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल 432 है, तो एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो व्युत्क्रम का योग क्या होता है, तो एलसीएम को यदि आप ए मानते हैं और एचसीएफ को बी मानते हैं, तो इसका व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, अरे व्युत्क्रम का योग यानी व्युत्क्रमानुपाती, यानी ए है तो ए बेटे ए, इसका योग कर दीजिए ए बेटे बी, तो कहीं ना कहीं ये चले आएगा ऊपर में मेरे दोस्त ए बेटे बी इंटू ए, ठीक है। ए बेटे बी इंटू ए बी आएगा ना, हाँ आएगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा, यानी ऊपर तो सर ए बेटे बी हो जाएगा, नीचे ए बी का गुणनफल, ए बी क्या था एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल तो दिया गया था 432, यानी 432। समझ गए, यानी जो भी उत्तर होगा मेरे दोस्त, तो आपका ये उत्तर होगा। ये उत्तर क्या होगा कि हर में 432 होगा, या 432 को विभाजित करने वाला पूरी संख्या, ठीक है। तो आपसे हम एक नजर चलते हैं ऑप्शन की ओर। क्या आपसे हम पूछना चाहते हैं, क्या 2 और 3 आंसर हो सकता है क्या, क्या कभी भी दो संख्याओं का गुणनफल योग से कम होता है क्या, या कभी भी दो संख्याओं का गुणनफल उसका योग से कम होता है क्या, कभी नहीं होता, हमेशा ज्यादा होगा कम नहीं होगा। दो ऑप्शन तो यूं ही बिना बनाए आप यहां से छाट सकते थे। अरे भाई, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उसके योगफल से ज्यादा होगा, ना कि कम होगा। यहाँ तो साफ साफ कम बता रहा है, यानी कि ये दो संख्या हो ही नहीं सकता। अब बच गया आपका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4। ए प्लस बी तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन 420 है, यानी 420 का ये कहीं ना कहीं ये आपका गुणनखंड होगा, कट के आया होगा,
यानी 27 और 72 क्या 432 को विभाजित कर रहा है, तो जी हाँ 72 को विभाजित कर रहा है दोनों मिला के। तब अब क्या करें हम, तो इस प्रकार प्रश्न जो यूजी में पूछे गए थे, इंटर लेवल में जो पूछे गए थे मेरे दोस्त, तो इंटर लेवल में जो पूछे गए थे बहुत ही इजी प्रश्न पूछे गए इंटर लेवल में। बस यहाँ तक यदि आप निकाल लेते हैं ना, तो बस नीचे 432 है, 432 का यदि मान के चलिए, एक सपोज डेट के लिए बोल रहे हैं, यहाँ तो मान के चलिए हर 27 और हर 72 इसको तो विभाजित कर रहा है, यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए बी का मालूम हमको नहीं है। तो यदि इस जगह मान के चलिए 27 के जगह इस जगह आपका 50 देता, तो 50 का 432 को विभाजित करेगा, नहीं करेगा, तो आपका उत्तर ये हो जाएगा। समझ गए? लेकिन ये दोनों हर समान है, तो इसको थोड़ा सा हमको कैलकुलेटिव करना पड़ेगा। कैसे अब करना पड़ेगा? हमको ये एलसीएम और एचसीएफ का योग निकालना पड़ेगा। तो योग क्या निकालना है, तो हम आपको बताए थे कि कोई भी संख्याओं का गुणनफल जो हो जाएगा मेरे दोस्त, उसका एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। अरे होगा या नहीं होगा? जी होगा। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, यानी एक संख्या 3x 4x है और दूसरी संख्या 3x है, यानी इसको गुणा करते हैं मेरे दोस्त, तो 432 के बराबर है। यानी एलसीएफ और एचसीएफ के गुणा के बराबर हो जाएगा, जैसा कि आप लोग प्रश्न में देख चुके हैं यहाँ पे। तो 4 तिया 12, तो 12 तिया 36, अब बरछक 72, यानी x का वैल्यू क्या निकल के आया 6, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 36 था, x का वैल्यू 6, और x का वैल्यू 6 निकला, तो यहाँ से संख्याएं निकल जाएगा, 6 चौक 24 और 6 तिया 18। क्या ये संख्याएं निकला कि नहीं? दो संख्याएं, जिसको हम इसका रेशियो लीजिएगा तो 4 3 आएगा। तो सिंपली हम मान लिए मेरे दोस्त की संख्याएं मेरे पास निकल चुका है, संख्याएं मेरे पास निकल चुका है 24 और 48। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो इसका एलसीएम यही होगा कि जो बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ होगा, जो 24 और 18 दोनों भाग लग जाए इसमें। क्या 24 होगा? नहीं, 24 दूनी 48, नहीं, 24 तिया 72, जी 72 होगा। और इसका एलसीएफ क्या होगा? एलसीएफ छोटी संख्या होगा या इससे कम वाला गुणज होगा, तो 18 क्या होगा? नहीं 9, नहीं 3 से भाग करेंगे, 3 छक 18, जी 6 हो जाएगा। यानी एलसीएम 72 और एलसीएफ 6 हो जाएगा। इसी का तो योग है ऊपर में, अरे ये भी तो यही तो एलसीएम एचसीएफ का योग है। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 78 और बेटे 425। इसी में यहाँ से आप लोग निकाल सकते थे। 6 या 5 6, 6 तिया 18, और यहाँ से क्या जाएगा? 7 छक 42 और 6 दूनी 12, यानी कि 13/72 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13/72 इज राइट आंसर। समझ गए आप लोग? हम ये नहीं करते, यदि इस जगह थोड़ा सा क्लू मिल गया रहता ना, तो हम ये नहीं करते। और बहुत ऐसा प्रश्न आएंगे आप लोग के एग्जाम में जो कि ये नहीं करना होगा, आप लोग को ये नहीं करना होगा, डायरेक्ट आप लोग यहाँ से आंसर ऑप्शन से दे सकते थे, बट यहाँ पे दोनों ऑप्शन में समानता था, इसी कारण हमने ए बी का वीडियो एचसीएफ एलसीएफ का योग हमने निकालना है, योग समझा। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो टेंशन मत लेना, बहुत ही इजी पे प्रश्न है। तो आप लोग को पहले सबसे पहले इस मेथड से सॉल्व करना है, यहाँ तक आ जाना है आप लोग को। अब देख लेना ऑप्शन से क्या कट रहा है नहीं कट रहा है, यदि कट रहा है तो वो आपका उत्तर हो जाएगा, यदि नहीं कोई संख्या दो संख्या एक आ रहा है तो आप इजी पे एलसीएम एचसीएफ का योग निकाल के इसमें कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर 9वां नंबर प्रश्न की ओर। यदि 9.6 अनुपात 16.8 है, समानुपात 18 और अनुपात x है, तो x का मान क्या होगा आपको बताना है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए, हम बार बार प्रश्न करवा रहे हैं, जब से शुरू हुआ एक एक प्रश्न कहीं ना कहीं एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो 9.6 अनुपात क्या हो? अरे अनुपात दीजिए या बेटे भाग दे दीजिए, बात तो बराबर है कि दोनों का अनुपात सेम होना चाहिए। समानुपात मतलब बराबर हो जाते हैं, और 18 और अनुपात x था तो हम x कर दिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, 9.6 है कॉर्नर गुना कीजिएगा, 16.8 गुना 18, यानी एक अंक के बाद दशमलव है, ये भी उड़ जाएगा और ये भी उड़ जाएगा। तो क्या उत्तर आप लोग के सामने चले आएगा मेरे दोस्त? तो यहाँ से आप लोग इजी वे देख सकते हैं, 12 96 और 12 का 12 बरचों का 48 और ये 18। ठीक है, इसी प्रकार 2 से चलिएगा 4 हो जाएगा, फिर 2 से यहाँ 7 हो जाएगा, फिर 2 से चलिएगा 2 हो जाएगा, 2 से यहाँ 9 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? x बराबर 9 सत्ते 63 बटे 2। तो 63 बटे 2 कितना होता है? अरे 63 बटे 2 कितना होता है? 63 का आधा, अरे 31.5 तो ये होगा मेरे दोस्त। तो 31.5 इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ गए आप लोग? अरे समझ गए आप लोग? तो इस प्रकार आप लोग आंसर इसको दे सकते हैं। चलते हैं आगे के, बहुत ही इजी प्रश्न था, आप लोग खुद कर सकते थे इसको। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न को आप लोग देखिएगा। ये भी प्रश्न पूछे जाएंगे, 100% है संभावना। जितना प्रश्न करवा रहे हैं मेरे दोस्त, एक प्रश्न को आप लोग नहीं छोड़िएगा, साफ साफ हम बोल रहे हैं आपको। दिक्कत होगा पहली बार, यदि इस तरह मेथड में, शॉर्ट मेथड में यदि आप ट्रिक्स के मेथड में नहीं पढ़े मेरे तो दिक्कत होगा, थोड़ा दिक्कत होगा, बट आप लोग करते रहिएगा रिवीजन ना, तो यही आपका दिक्कत एक दिन आपके लिए ये महारथी साबित हो जाएगा। समझ गए आप लोग? क्योंकि मैथ्स
जितना रिवीजन कीजिएगा उतना बेनिफिट आपको देगा। तो बोला जा रहा था कि आपके पास 2 मेज और 3 कुर्सी था, इसका कीमत 540 रुपया था, ठीक है। तो इसी प्रकार 2 मेज और 1 कुर्सी का कीमत 470 रुपया, समझ गए यहाँ तक। 470 रुपया है। तो आपको बताना है मेरे भाई, आपको बताना है कि 5 कुर्सी का कीमत क्या होगा, 5 चेयर का कीमत क्या होगा, आपसे पूछा गया। तो 5 चेयर निकालने के लिए सबसे पहले एक चेयर का ज्ञात होना चाहिए आपके पास। तो एक चेयर का ज्ञात होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे आपका मेज दोनों बराबर है, यदि ये माइनस कर दें तो मेज आपका उड़ जाएगा, तो यानी ये भी माइनस हो जाएगा। तो 2 चेयर का मूल्य जो चले आएगा मेरे दोस्त 70 रुपया चलेगा। क्या आएगा कि नहीं, माइनस करेंगे 70 रुपया आएगा, यानी एक चेयर का मूल्य आपका 35 रुपया आ गया। जब एक चेयर का मूल्य आपका 35 रुपया आ गया मेरे दोस्त, तो 5 चेयर का मूल्य आप लोग इजी वे यहाँ से निकाल सकते थे। तो 25 हो गया, 2 5 या 15 2 17, यानी 175 रुपया हो जाएगा। एक 5 कुर्सी का दाम कितना हो गया आपके पास, 175, ठीक है। जब एक कुर्सी का दाम 35 रुपया तो 5 कुर्सी का दाम 175 रुपया। तो इजी पे इसको माइनस कर देते हैं, हमको कुर्सी चाहिए था, चाहे एक कुर्सी हो, 2 कुर्सी हो, 3 कुर्सी हो, हमको कुर्सी का चाहिए था, तो कुर्सी का निकल गया। तो हम लोग 5 कुर्सी पूछे या 10 कुर्सी या 10,000 कुर्सी, इजी पे हम लोग यहाँ से निकाल सकते थे, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न को करना, इसको योग भी जा सकता है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चले जाएगा, तो उतना करना नहीं है। सिंपली जिस तरह बोला जा रहा है उस तरह आप लोग को करना। इसको चाहे तो ऑप्शन से भी बना सकते थे, बिल्कुल इजी भी, लेकिन इस तरह मेथड इसमें ज्यादा आसान, समझ गए। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, कृष्ण के पास 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के के अनुपात है। ये अनुपात 1/4 1/2 1/2 के अनुपात में है। यदि 25 पैसे की सिक्के की संख्या 100 है, तो कृष्णा के पास कितनी धनराशि है, ये आपको बताना है। तो इसके पास कितना कितना रुपया था, 1 रुपया था, 50 पैसे था, 25 पैसे था। इसका अनुपात क्या था, इसका अनुपात साफ साफ बोला जा रहा है 1/4 अनुपात था, 1/2 था, 1/2 था। इसको सिंपल हम पूर्णांक में यदि तोड़ेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, तो नीचे वाला का एलसीएम लेना पड़ेगा। नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, 4, सबको 4 से गुणा कर देना, सबको 4 से गुणा कर देना। आपको 4 से गुणा करने के बाद ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यानी कि इसका जो रेशियो आ जाएगा ना, 1 रेशियो 2 रेशियो 2 रेशियो, समझ गए। यानी इसका रेशियो 1 1 2 आ जाएगा। रेशियो क्या आ जाएगा, यानी कि 1 रुपया का जो सिक्का था उसके पास 1 है, 50 पैसे की संख्या 2 के रेशियो में है, 25 पैसे सिक्के की संख्या 2 रुपये में, ठीक है। तो अब बोला जा रहा है कि ये जो 25 पैसे जो संख्या है ना, 25 पैसे के सिक्के की जो संख्या है, 25 पैसे सिक्के की संख्या कितना है, 2 गो है, इसका वैल्यू 100, अनुपात में है 2, लेकिन वैल्यू है कितना, 100। तो यानी एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक का वैल्यू 50 हो जाएगा। एक का वैल्यू 50 हो जाएगा मेरे दोस्त। ये जब 2 का वैल्यू 100 था, तो ये भी 2 का वैल्यू 100 होगा, और ये इससे आधा है तो ये इसका 50 हो जाएगा। यानी टोटल सिक्का आपके पास कितना निकल के आ गया, 250 सिक्का। यदि सिक्के की संख्या पूछता आपसे, यदि सिक्के की संख्या आपसे पूछता तो आप इजी में बता सकते थे कि 250 टोटल सिक्के हैं। लेकिन क्या आपसे सिक्के की संख्या पूछे गए हैं, जी नहीं, आपसे पूछे गए टोटल रुपया कितना है, टोटल धन कितना है। तो यानी 1 रुपया का जो सिक्का था मेरे पास, तो 50 को था, तो टोटल कितना रुपया हो गया, तो टोटल आप बोल दीजिएगा 50 रुपया हो गया, ठीक है। 25 पैसे का जो है मेरे पास सिक्का, वो मेरे पास 100 है, तो कितना रुपया हो गया, अरे 25 पैसे का सिक्का दोगे, यानी कि 2 को 25 पैसा मिलाएंगे तो 1 रुपया होगा, यानी 100 जो 100 सिक्का है उसको मिला देंगे तो 50 रुपया हो जाएगा, यानी 50 रुपया, ठीक है। इसी प्रकार 25 पैसे की जो सिक्का था मेरे पास, इसका अनुपात 100 था, तो ये रुपया कितना हो गया, अरे रुपया कितना हो गया मेरे दोस्त, 25 पैसे का सिक्का जो है आपके पास, वो 100 रुपया है आपके पास, 100 सिक्का है 25 पैसे का, तो कितना रुपया हो गया, क्या 25 रुपया नहीं हो जाएगा, अरे क्या 25 रुपया नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो क्या निकल के आ गया आपके पास, टोटल 125 रुपया। 125 रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, समझ गए, ठीक है। क्योंकि राशि पूछा गया था, यदि हम मेरे सिक्के की संख्या पूछता, सिक्के की संख्या 250 ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, लेकिन राशि पूछा जा रहा है तो राशि के ये हो, समझ गए, ठीक है। तो 125 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 125 टोटल रुपया है, समझ गए, ठीक है। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो थोड़ा सा बैक करके आप लोग इजी पे फिर से देख लीजिएगा, तो समझ में 100% चले आएगा, ठीक है। 12वां नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं, ये भी प्रश्न यूजी में आया था। अब समझ नहीं आ रहा है कि यूजी क्या कर रहा है, इसमें ग्रुप डी का क्वेश्चन कहीं तो उठा के नहीं डाल रहा है। ये यूजी सीबीटी 1 में आया था मेरे दोस्त, सीबीटी 2 में भी आएगा,
ये आप ध्यान रखिए, ये एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी आएगा ये, ठीक है। भले ये डाटा ना आए, डाटा चेंज करके आए, लेकिन आएगा, ठीक है। तो इसको सबसे आसान विधि से हम लोग कैसे कर सकते थे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। यदि हम इसको ए मानते हैं, यदि हम इसको बी मानते हैं, यदि हम इसको सी मानते हैं, तो यहाँ से आप लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो आप लोग लिख ही सकते हैं। अरे जब हम इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, तो ए स्क्वायर तो है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, तो इजी पे यहाँ से हम लोग लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे ये पूछना चाह रहे हैं मेरे दोस्त कि इसका वैल्यू जो दिया गया है ना, क्या 0.011 का स्क्वायर जो दिया गया, इसका वैल्यू आपको 0.11 स्क्वायर के बराबर करना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग इसके साथ क्या कर सकते हैं, तो आप लोग इजी वे 0.11 बेटे 10 के पावर स्क्वायर, ये तो कर ही सकते हैं ना, तो इसका वैल्यू 0.11 के पावर स्क्वायर आ जाएगा। क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये वैल्यू जब सेम आ गया, तो ये तो ए हो गया, ये तो ए हो गया, तो यानी ए स्क्वायर बेटे 100, यानी इसका स्क्वायर करेंगे 100, इसी प्रकार प्लस करेंगे तो बी स्क्वायर बेटे 100, इसी प्रकार करेंगे तो सी बेटे 100। यहाँ तक समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम सिंपल 10 से भाग क्यों दिए, क्योंकि हम 10 से यदि भाग देंगे ना मेरे दोस्त, तो यहाँ एक जीरो और बैठ जाएगा, बैठ जाएगा या नहीं बैठ जाएगा, हम आपसे ये पूछ रहे हैं। क्या बैठ जाएगा या नहीं बैठ जाएगा, जी 100% यहाँ बैठ जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे नीचे 10 लिखे हैं, ठीक है, इसका वैल्यू बराबर करने के लिए। तो यहाँ से ये हो गया, तो इसका एलसीएम आप लोग निकाल लीजिएगा, तो 100 हो जाएगा, तो यानी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप इजी वे कैसे लिख सकते थे, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बेटे यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ जो बेटे 100 है ये ऊपर चले जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा गुना 100, समझ गए, नीचे से ऊपर उठ के चले जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, तो यानी ये चला गया, तो आपका उत्तर साफ निकल के आ रहा है 100, समझ गए, आपका साफ उत्तर आ रहा है 100 इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, ठीक है। दिक्कत नहीं है, नहीं होनी चाहिए दिक्कत। तो इसको इसी प्रकार से आप लोग कर सकते थे, ए बी सी मान के यदि करते हैं तो इजी वे, क्यों इतना यदि ए के जगह पे 0.11 मानते, बी के जगह पर फिर इसको भाग देते, कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है या नहीं होता, ठीक है। तो इसको यदि ऐसे करते हैं तो सिंपल इसमें हो जाएगा। यदि ये सवाल को आप लोग 10 बार 20 बार 30 बार बना चुके हैं, तो ये भी करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यहाँ देखिए कितना भाग देना पड़ेगा, जीरो, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो वही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी 100 उत्तर, समझ गए। तो ये सवाल को यदि आप 5-10 बार बनाते हैं, तब जाके इस आप निर्णय पर पहुंचिएगा कि यहाँ से हम डायरेक्ट इजी कर सकते थे, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका स्क्वायर करके 100 एलसीएम लेकर तो 100 इसका उत्तर हो जाएगा, यानी ये दोनों संख्याएं कट जाएगा, ठीक है। तो ये सब मेथड अपनाना होगा, और कैसे इसमें सबसे जल्दी तरीका से सॉल्व आएगा वो आपको करना होगा, ठीक है। ये प्रश्न एक प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोग से, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर, ये भी पूछा गया था। निम्नलिखित तालिका ए बी सी डी द्वारा 4 विषयों अर्थात गणित, हिंदी, अंग्रेजी और साइंस में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। दिए गए 100 में से तालिका का अध्ययन कीजिए और उत्तर दीजिए, ठीक है। ये आपका गणित, ये जो विषय हो गया आपका, ये सब विषय हो गया, और जितने भी छात्र हैं आपका, ये आपका छात्र की संख्या हो गया, ठीक है। तो बोला क्या जा रहा है कि ए द्वारा गणित और हिंदी में प्राप्त अंकों का योग, ए द्वारा गणित और हिंदी में, यानी ये कहीं ना कहीं इसका बात हो रहा, इसका बात हो रहा, तो क्या हो गया, ये 6 4 10 9 8 17 1 18, यानी 180 का गणित और हिंदी में मिला के 180 अंक आ गया। तो इसी प्रकार अब चलेंगे सी की ओर, सी का अनुपात पूछ रहा है ना। सी द्वारा विज्ञान और हिंदी में प्राप्त अंकों का योग, सी कहाँ है, सी यहाँ है, विज्ञान और हिंदी कहाँ है, विज्ञान तो यहाँ है, यानी सी का विज्ञान कहाँ है, विज्ञान तो यहाँ है, हिंदी कहाँ है, हिंदी कहाँ है, ये है, यानी 74 और 66 कितना हो जाएगा, 6 4 10 0 और 7 13 1 14, यानी सी द्वारा विज्ञान और हिंदी में दोनों अंक मिला के कितना हो गया 140। तो सिंपल है, आपका रेशियो ए और सी का रेशियो पूछ रहा था, तो यानी 180 और 140 यहाँ से कर दीजिएगा मेरे दोस्त, तो यानी 9:7, तो 9:7 इसका अनुपात आ जाएगा, अंकों का अनुपात 9:7 इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, समझ गए, ठीक है। बिल्कुल इजी था, ये सब आप लोग कर सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 14 नंबर थोड़ा सा है प्रश्न, आप लोग देख लीजिएगा, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। बोला जा रहा है 280 मीटर लंबी ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटा समान दिशा में, समान दिशा मतलब इसी दिशा में
समान दिशा में गति से चल रहे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर देती है। एक ट्रेन था 280 मीटर, एक व्यक्ति था जो कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था और वो व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपको ये बताना है कि 37 किलोमीटर की दूसरी ट्रेन जो विपरीत दिशा में आ रही है, जिसकी लंबाई 380 मीटर है, उसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो इसको हमको पार करने में जो हमको समय बताना पड़ेगा, सबसे पहले जो पहली ट्रेन है इसकी चाल तो ज्ञात होनी चाहिए, क्योंकि इसका चाल नहीं निकलेगा तो ये ट्रेन जो क्रॉस करेगी तो ये तो हम करवा नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका चाल निकालना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम चाल निकालेंगे, ट्रेन का चाल। ठीक है, ट्रेन का सबसे पहले हम चाल निकालेंगे, तो ट्रेन का चाल हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और हमेशा एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्त, कि कोई भी ट्रेन या कोई आदमी को क्रॉस करे या वो कोई खंभा को क्रॉस करे, वो जितना दूरी तय करता है ना, जितना दूरी वो तय करेगा वो खुद ट्रेन की लंबाई होगा। यानी कि दूरी हम क्या निकाल लिए यहाँ से, 280 मीटर। क्या आप समझ गए, ट्रेन की लंबाई भी होगा। फिर से सुनिएगा कि कोई भी ट्रेन या कोई भी व्यक्ति को पार करे या कोई भी खंभे को पार करे, तो वो जो दूरी तय करता है वो खुद की ट्रेन की लंबाई का दूरी तय करता है, यानी 280 मीटर लंबाई हो गया। समय भी मेरे पास यहाँ पे दे रहा है, समय क्या है, 16 सेकंड। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग, बिल्कुल इजी वे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं हम, कि यदि एक ट्रेन और एक आदमी दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है और इसको पार करने में 16 घंटा लग रहा है, तो क्या मैं बता सकता हूं कि इसका चाल का अंतर क्या हो जाएगा। अरे ये बात तो आप जानते हैं ना, कोई भी ट्रेन हो, दो ट्रेन हो, जो एक आदमी एक ट्रेन हो एक ही दिशा में जा रहा है तो इसका चाल घटेगा हमेशा। अरे चाल घटेगा ना, यानी चाल पहले ट्रेन का क्या था, एक्स, आदमी जा रहा था 8, यानी चाल ये घट के कितना हो गया, इतना। तो चाल बराबर क्या होता है, अरे दूरी बटे समय तो ही होता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है, तो आप लोग जानते हैं ट्रेन की लंबाई ही दूरी है। समय कितना है, 16 सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से कीजिएगा तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 पंचे 40। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये आपका मीटर में है, ये सेकंड में है, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा बदलना होगा। तो 18 बटे 5, 5 सत्ते 35, 2 से 9, यानी 9 सत्ते 63 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आ। ठीक है, यानी x माइनस आर जो आ जाएगा 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यहाँ से ट्रेन का लंबाई जो हो जाएगा आपका मेरा दोस्त 71 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए, यानी ट्रेन का लंबाई क्या निकल गया आपके पास, अरे ट्रेन का लंबाई क्या निकला आपके पास, 71 किलोमीटर पर घंटा। गुरुजी ट्रेन का लंबाई निकला, बस सिंपल है, ट्रेन का लंबाई ढूंढ रहे थे। अब जो दूसरा जो चाल ये तय करेगा, इतना मीटर लंबी दूरी को ये क्रॉस करेगा। ठीक है, तो कभी भी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो उसका जो है लंबाई हमेशा जुटेगा, यानी 280, 280 और 380 जुट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0, 8, 8, 16, 3, 2, 5, 1, 6, यानी कि टोटल जो मीटर हो गया 660 मीटर हो गया ना, 660 मीटर टोटल डिस्टेंस। अरे हुआ ना, ठीक है। तो यहाँ से हमको समय निकालना है, तो समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी बेटे चाल। अरे दूरी बेटे चाल होता है ना, तो चाल अब क्या था, ये दूसरी ट्रेन का चाल 37 किलोमीटर पर घंटा, 37 किलोमीटर पर घंटा था, और पहली ट्रेन की चाल कितना था, 71 किलोमीटर प्रति घंटा था या नहीं था, हाँ था। तो जब भी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, जब वो विपरीत दिशा में आ रही हो, तो उसका चाल जुट जाता है। तो चाल जुट के क्या हो जाएगा, तो 8, 7, 3, 10, यानी 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। लेकिन ये मीटर में है, तो हमको मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो 5 बटे 18 से गुना करना पड़ेगा। तो 18 छके 56 30 हो जाएगा, यानी कि 30 सेकंड में ये, यानी 30 मीटर पर सेकंड की गति से ये चल रहा है। समझ गए, 30 मीटर पर सेकंड की गति से, यानी कितने क्रॉस करने में कितने समय लगेंगे, तो 22 सेकंड समय लगेंगे। तो 22 सेकंड इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर। समझ गए, थोड़ा लग सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिखा हूँ। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं, ये जो हम लिखे हैं ये समझाने के लिए लिखे हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं था। ये भी समझाने के लिए लिखे हैं, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं था। डायरेक्ट आप लोग इजी वे यहाँ और यहाँ से कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी ट्रेन कोई भी आदमी को क्रॉस करेगा तो उसका चाल तो घटेगा ना, जब समान दिशा में जा रहा है तो चाल घटेगा। तो मेरे पास चाल निकल के ये आ जाएगा जब इसको क्रॉस करेगा, तो यानी x माइनस 8 का वैल्यू जब निकल के ये आया, तो यानी ट्रेन का लंबाई, ट्रेन का चाल क्या हो जाएगा, 71 किलोमीटर प्रति घंटा। और हम जानते हैं कि कोई भी विपरीत दिशा में ट्रेन आ रहा है तो इसका चाल जुट जाएगा, यानी इसका 37 किलोमीटर प्रति घंटा
और ये 71 किलोमीटर प्रति घंटा, टोटल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। बट हम ये मीटर और सेकंड का मामला है, क्योंकि सेकंड में खोज रहा है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, तो यहाँ से मीटर पर सेकंड में बदलिएगा तो ये 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 30 मीटर पर सेकंड तो हम जानते हैं समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल करते हैं, तो दूरी ऑलरेडी था क्योंकि दोनों टर्न की लंबाई, और चाल जो है 30 मीटर पर सेकंड, यहाँ से आपका 22 सेकंड टोटल आंसर निकल गया। समझ गए? ठीक है, कोई दिक्कत आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आपको कर सकते हैं। तो इसका जो भी उत्तर होगा हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अभी के लिए 15 नंबर प्रश्न की। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, जिसका समांतर भुजा की लंबाई 3 इकाई और 5 इकाई और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 6 मीटर। एक समलंब चतुर्भुज क्या हो जाता है? एक समलंब चतुर्भुज कहीं ना कहीं इस प्रकार होगा ना, समलंब चतुर्भुज, ये एक समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो इसका जो भुजाएं जो दिया गया था, भुजाएं क्या था? छोटी भुजाएं की लंबाई 3 इकाई थी, बड़ी भुजाएं की लंबाई 5 इकाई थी, लेकिन ये दोनों का जो मध्य जो डिस्टेंस था ना, न्यूनतम दूरी, ये 6 इकाई थी। तो आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या? तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? आप समांतर भुजाएं का योग यानी 3 और 5 8 और गुना ऊंचाई कितना है? 8, तो यहाँ से 2 से 4 6 चौक 24 इकाई, इसका आपका एरिया आ जाएगा 24 इकाई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। समझ गए? तो यानी कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है मेरे दोस्त, यदि हम इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, इसको डी माने, सॉरी सी माने, डी माने, ई माने, तो आपका ये जो हो जाएगा ना, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू ए डी प्लस बी सी गुना ऊंचाई, यही हो जाएगा आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल आपको इजी वे यहाँ से निकल दिए। क्या किया, दोनों का इस तरफ प्रश्न आए ना, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो दोनों जो भुजाएं था इसका योग कीजिए, हाफ से गुना कीजिए और इसका ऊंचाई को गुना कीजिए। ठीक है, या तो ये दोनों का योग करके इसका ऊंचाई से गुना करके 2 से भाग दे दीजिए, आपका उत्तर सेम टू सेम चले आएगा। तो चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। एक दुकानदार था, 50 रुपये, 40 रुपया, 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से सेब खरीदता है। वो सेब क्रमशः 2, 4, 9 के अनुपात में वजन के हिसाब से लेता है। ये वजन है आपका, हो सकता है 2x यानी 4 किलो, आप मान सकते हैं 4x यानी 2 किलो, 4 किलो और 9 किलो, 9x के अनुपात में खरीदता है और इसे 30% के लाभ पर बेच देता है। तो आपको यह बताना है कि प्रति किलोग्राम सेब की लगभग कीमत पर बेचता है, यानी कि 1 किलोग्राम का कितना रुपया ये पर दर से बेचता है, जिसमें कि 30% प्रॉफिट पे ये बेचता है। ठीक है, तो पहला जो 50 रुपया पर दर से दे रहा था, तो हम मान लिए ये 2 किलो था, मान लिए अनुपात में था, ये 2 किलो है नहीं कंफर्म, लेकिन हम मान लिए ये 2 किलो था, तो कितना रुपया हो गया इसमें से? 100 रुपया हो गया ना, 100 रुपया। इसी प्रकार 40 रुपया के दर से दे रहा था, इसको हम 4 किलो मान लिए, क्या मैं बोल सकता हूँ 160 रुपया मेरा विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, इसी प्रकार 30 रुपया पर किलो की दर से 9 किलो का दाम कितना हो गया? 270 रुपया हो गया ना, हो गया। तो टोटल आपके पास मूल्य क्या निकल के आ गया? 713, 1 हो गया, 2 1 3 1 4 1 5, यानी 530 रुपया। अरे क्या निकल के आया ना, 530 रुपया। मेरे दोस्त बोलते नहीं हो, तो क्रय मूल्य क्या निकल के आया? टोटल क्रय मूल्य का हिस्सा क्या हो गया आपके पास? तो गुरुजी 530 हो गया टोटल क्रय मूल्य के पास। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? 530। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो आप सिंपल बता रहे हैं कि इसका 30% लाभ पर बेचता है, तो यानी कि 13/10 पर बेचता है। 30% लाभ तो 13/10 ही हो गया ना, तो यहाँ से कीजिएगा 39 के 9 हाथ में 3, 13 65 और 65 3 68, यानी कि 689 रुपया इसका विक्रय मूल्य होगा। 530 का 30% प्रॉफिट पे बेचिएगा तो 689 रुपया आपका हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है प्रत्येक किलो का कितना था, तो आपके पास टोटल कितना था? 2 किलो, 4 किलो, 9 किलो, 9 4 13 2 15 किलो, टोटल 15 किलो तो था, टोटल 15 किलो तो था। तो पर किलो के दर से विक्रय मूल्य निकल जाएगा, यहाँ से कितना निकलेगा? 15 चौके 60। ठीक है, 15 चौके 60, 15 पचे 75, यानी 45 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। तो 45 पॉइंट समथिंग जो आएगा मेरे दोस्त आपका एक ही ऑप्शन में निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 45.9 केजी, 45.9 पर केजी। समझ गए? तो हमने कुछ नहीं किया कि जिस दर से हम खरीद रहे थे, जितना किलो खरीद रहे थे, इसका हम मूल्य निकाल लिए, कितना रुपया मेरे खरीदारी का लगा? 530 रुपया टोटल मूल्य ऐसा लगा कि जो हम खरीद सकते थे।
₹530 हम खरीदने में दिए, और ये भी बोल रहा था कि 13% लाभ पर बेचता है, तो यानी 530 का 13% सॉरी 30% लाभ पर बेचे तो 689 होगा। टोटल कितना खरीदे थे? 15 किलो, 15 से भाग दीजिएगा तो 1 किलो का मूल्य निकल जाएगा आपका विक्रय मूल्य का। तो सिंपल है, यहाँ से 45.9 पर केजी निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं था। चलते हैं आगे की ओर। 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा, ये एक औसत चाल का है। तो औसत चाल क्या हो जाएगा? एक आदमी 300 किलोमीटर, 225 किलोमीटर, 335 किलोमीटर, इतना किलोमीटर की घर से ये x किलोमीटर प्रति घंटा की दर से ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। यदि पूरी यात्रा की औसत गति 20 किलोमीटर घंटा है तो x का मान क्या हो जाएगा? तो आपको औसत गति ज्ञात रहना चाहिए। औसत चाल क्या हो जाता है? औसत चाल क्या हो जाता है? जब दूरी असमान हो, जब दूरी असमान हो तो औसत चाल जो हो जाता है मेरे दोस्त, तो कुल दूरी बेटे कुल समय। समझ में आ गया आप लोग को? कुल दूरी कुल समय। ठीक है, एक मेथड ये हो गया आपका। और दूसरा नंबर यदि आप लोग इसका करें, एक दूसरा औसत चाल जो हो जाता है, औसत चाल जो हो जाता है दूरी समान रहने पर, दूरी समान रहने पर औसत चाल जो हो जाता है, जो आपका जो आने जाने का समय है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसका योग से भाग दे दीजिए, ये आपका दूरी समान रहने पर होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि दूरी असमान रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा, दूरी समान रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा। क्या दूरी समान है? जी नहीं, दूरी असमान। क्या कौन फॉर्मूला यूज कीजिएगा? तो ये फॉर्मूला यूज हम करेंगे। ठीक है, औसत चाल। तो कुल दूरी कितना हो गया? यानी 225 और 375 कितना हो गया? 600, और प्लस इधर 300, तो कुल दूरी क्या हो गया? कुल दूरी 900 हो गया ना, कुल दूरी 900 किलोमीटर। ठीक है, अब हमको औसत चाल निकालना, क्योंकि औसत चाल कितना दिया गया था? औसत चाल 20 किलोमीटर पर घंटा, तो 20 किलोमीटर कुल समय हमको यहाँ पे रखना होगा वैल्यू। तो कुल समय कितना लगा? तो इसको 30 किलोमीटर जाने में 15 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो इसको 20 घंटे का समय लगेगा, तो यानी 20 घंटे का। इसको 225 किलोमीटर एक्स गति से जा रहा था, तो इतना घंटे का समय लगेगा। और इसको जो लगेगा 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी 12.5 घंटे का समय। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग? अरे यहाँ तक समझ गए आप लोग? इजी वे। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, इसको कीजिए 2 से 45, तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगा? तो 20 12 32 आएगा ना, 32.5 प्लस 225 प्लस एक्स बराबर 45 होगा ना। तो यहाँ से 225 बेटे एक्स बराबर, तो ये प्लस में था, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 32.5 इसमें माइनस हो जाएगा। तो क्या बचेगा आप लोग के पास? तो 0.5 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ 2 हो गया, यानी 12.5 बचा। बचा या नहीं बचा? 12.5, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो यानी 225 और बेटे 12.5, यानी ये। ठीक, कितनी बार में जाएगा? अरे 25 पंचे 125, अब 25 दाई करेंगे तो 250 होगा, लेकिन 25 नमा 225 हो जाएगा। ठीक है, यानी 0। अब 5 से 18 पंचे 90, यानी एक्स का वैल्यू जो निकल के आया मेरे दोस्त, वो कितना निकल के आया? एक्स का वैल्यू 18 निकल के आया। यानी एक्स का वैल्यू क्या था? अरे यही तो था जो 225 किलोमीटर चल रहा था इतना गति से। कितने गति से चलेगा? 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगा। यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, इसको चाहे तो आप ऑप्शन से भी बना सकते थे, ये तो आप मेथड से भी बना, जिस तरह आपको सुविधा हो उस तरह आप बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूला पे हम लोग बैठाए, औसत चाल बराबर कुल दूरी कुल समय। इजी वे यहाँ लोग निकाल सकते थे। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कितने मूल होंगे ये आपको बताना है। कितने मूल इसमें निर्धारित होंगे, कितने मूल इसमें होंगे? तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ये भी देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है? क्या कुछ समझ में आ रहा है? ये आपको देख के, ये समीकरण देख के कुछ समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है गुरु जी? ये तो हमको लग रहा है क्या, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर तो कहीं नहीं है। अरे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर तो कहीं नहीं है। क्या देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये माइनस 2ab, तो माइनस 2x। हाँ, ये तो यही है। यानी कि एक्स माइनस 1 और x माइनस 1 एक तो गुणनफल है दोनों का। तो कितना मूल इसमें निकल के आ रहा है? अरे 2 ही तो मूल निकल के आ रहा है मेरे दोस्त, 2 मूल। इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी प्रश्न थे, आप लोग झूठ मूठ का इसमें परेशान। तो समझिए, मात्र 2 मूल निकल के आएंगे, x माइनस 1, x माइनस 1। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की। इस तरह प्रश्न में चाहे तो आप इसका a प्लस इसको स्क्वायर भी कर सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, या इसको भी कर सकते थे z माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस, ये सब भी करते थे, लेकिन इतना करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह प्रश्न आए मेरे दोस्त, ये इक्वल में बराबर ये वैल्यू खोजे, तो आपको कुछ नहीं करना है। बीटा
दोनों में सेम है ना, बीटा सब सेम है ना, तो बीटा का वैल्यू आपको 45 डिग्री रख देना। समझ गए, बीटा का वैल्यू 45 डिग्री रख देना है। और 45 डिग्री हमने भी 2022 में एग्जाम दिए थे और 45 डिग्री का वैल्यू हम रखे थे इस शिफ्ट में। समझ गए, 1 सितंबर थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था, तो इसमें भी 45 डिग्री हम रख के ही मान निकाले थे इसमें। तो यदि इसमें हम 45 डिग्री का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2 प्लस इसका 45 डिग्री कोसेक 45 डिग्री यानी √2 इसका स्क्वायर, प्लस सेक 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √2 माइनस कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस ए प्लस और टेन 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, यानी 1 और कॉट 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा, √2 2 2 1 3 यानी 3/√2 का होल स्क्वायर, प्लस इसी प्रकार √2 यानी 1/√2 का होल स्क्वायर बराबर a प्लस 2। ये तो आप लिख सकते थे यहाँ से, तो यहाँ से इजी इसको कीजिएगा, 3 3 √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर कीजिएगा 2 हो जाएगा बराबर a प्लस। ठीक है, तो यहाँ से 2 एलसीएम ले लीजिएगा तो 9 1 10 हो जाएगा बराबर a प्लस 2 हो जाएगा, यानी ये आपका 5 चले जाएगा तो a का वैल्यू यहाँ पे आपके पास 3 निकल के चले आएगा। तो a का ही वैल्यू खोज रहा था मेरे दोस्त, तो ये 3 आपका उत्तर सेम उत्तर आ जाएगा, 3 इज करेक्ट आंसर। समझ गए आप लोग, समझ गए। तो कुछ नहीं करना है, बीटा का वैल्यू पुट करना था आपको। यदि बीटा की जगह पे थीटा रहता तो थीटा का भी वैल्यू पुट करना था, वो 45 डिग्री पुट करके आप लोग इजी वे निकाल सकते हैं। ठीक है, और यदि आप लोग लंबा प्रोसेस से जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक पेज पूरा लगेगा, और नहीं कम से कम तो 3 4 मिनट का तो समय लगेगा, या 2 मिनट का तो कम से कम समय आप दीजिएगा। समझ गए, और यदि इस प्रकार प्रश्न को आप सॉल्व करते हैं तो 1 मिनट क्या आप 1 मिनट के अंदर से भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपका वैल्यू पता रहना चाहिए, कॉट 10 का कॉट 45 का क्या हो जाता है, सेक 90 डिग्री का क्या हो जाता है। समझ गए, चलते हैं आज के लास्ट नंबर और 20 नंबर प्रश्न की ओर। ये भी पूछा जा रहा था, ये प्रश्न देखने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट इतना लंबाई देखने के बाद स्किप कर देते हैं, नहीं लास्ट में बनाएंगे भाई साहब, लास्ट में बनाएंगे। तो क्या लास्ट में समय बचेगा इसको बनाने के लिए आपको? जब आप शुरू में इसको आप नहीं कर सके तो क्या लास्ट में आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि और भी अदर प्रश्न रहते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं जिसमें कि आप लोग कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न को एक बार पढ़ के निकलिए, चाहे बनाइए या ना बनाइए, लेकिन एक बार पढ़ के निकलना चाहिए आप लोग। क्या बोला जा रहा है कि एक टैंकी में 4 पाइप जुड़े हैं, 2 पाइप टैंक को भरते हैं और बाकी 2 टैंक पानी को खाली करते हैं। पहले 2 पाइप अकेले खोले जाने पर टैंक को 40 सेकंड और 80 सेकंड में भर सकते हैं, यानी 2 टैंक पहली जो 2 पाइप हैं ये 40 सेकंड में भर सकते हैं और ये 80 सेकंड में भर सकते हैं। ठीक है, जबकि अंतिम 2 पाइप अकेले खोले जाने पर क्रमशः 80 सेकंड और 160 सेकंड में खाली करते हैं। तो यानी 2 और नल है, सी डी मान लेते हैं, ये कितना 80 सेकंड में खाली करते हैं, ये 160 सेकंड में खाली करते हैं। समझ में आ गया कि प्लस चिन्ह उसके लिए हम डिनोट किए हैं जो भर रहा है, और माइनस चिन्ह उसके लिए चुने हैं जो खाली कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास एक टैंकी का क्षमता हो जाना चाहिए, टैंकी का क्षमता क्या हो जाना चाहिए, जिसको वो भरेगा, जिसके कंपेयर में हमको आसानी होगा कंपेयर करने में। ठीक है, तो इस जगह वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इस जगह वैल्यू सबसे मैक्सिमम नंबर आ जाएगा जो सब संख्या से विभाजित हो जाए। तो मैक्सिमम नंबर क्या हो जाएगा, ये सब में जो मैक्सिमम है या तो ये हो सकता है या इसका 2 गुना 3 गुना जो कर सकता है। तो क्या 160 रखने पे सबसे विभाजित हो रहा है, जी 100% हो रहा है। तो यानी कि हम मान लेते हैं 160 इकाई इसका टोटल क्षमता है। समझ गए, टैंकी का टोटल क्षमता 160 इकाई है, ये 40 सेकंड में पूरी तरह भर सकते हैं। तो क्या मैं बता सकता हूँ कि ये 1 सेकंड में एक सेकंड में ये कितना इकाई भरेगा, 4 इकाई। क्या भरेगा कि नहीं भरेगा, 4 इकाई, अरे 4 इकाई भरेगा कि नहीं भरेगा मेरे दोस्त, अरे 4 इकाई भरेगा कि नहीं भरेगा 1 सेकंड में। ठीक है, इसी प्रकार बी 1 सेकंड में कितना इकाई भरेगा, तो सिंपल है 2 इकाई भरेगा। इसी प्रकार सी 1 सेकंड में कितनी इकाई खाली करेगा, तो 2 इकाई खाली करेगा। इसी प्रकार डी 1 सेकंड में कितनी इकाई खाली करेगा, तो 1 इकाई खाली। यहाँ तक समझ गए, यानी कि 1 सेकंड में 4 इकाई और 2 इकाई तो भर रहे हैं, यानी कि 1 सेकंड में मेरे दोस्त 6 इकाई तो भर रहे हैं, लेकिन 3 इकाई खाली भी कर रहे हैं। तो यानी 1 सेकंड में टोटल हम देखा जाए तो 3 इकाई तो भर रहे हैं। अरे 1 सेकंड में चारों पाइप को खोल दे तो 3 ही इकाई तो भर देंगे, क्योंकि 2 इकाई तो भर रहे हैं, 6 इकाई 1 सेकंड में, और जो लास्ट 2 पाइप खाली करने वाला था 1 सेकंड में 3 इकाई खाली कर रहा है। तो यानी 1 सेकंड में ये दोनों को माइनस करेंगे तो हम समझ गए कि चारों पाइप यदि खोल दे तो 1 सेकंड में 3 इकाई भर जाएगा। ठीक है,
यहाँ तक समझ गए। तो टोटल आपके पास कितना इकाई भरना था, 160 इकाई भरना था या नहीं भरना था, ठीक है। एक सेकंड में कितना इकाई जा रहा है, 3 इकाई, तो कितना सेकंड में 160 इकाई भरा जाएगा, तो यहाँ से इसको भाग सकते हैं, 3 5 15, 1 3 3 9, यानी 53 पॉइंट समथिंग आपका जो भी आएगा ये भरने का समय आएगा, तो 53.33 सेकंड इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर। समझ गए आप लोग, समझ गए। तो इजी वे यहाँ से आप लोग निकाल सकते थे, टोटल हमने क्षमता मान के, और यहाँ से एक एक सेकंड में कितना इकाई भर रहा है, तो यहाँ से आप लोग इजी प्रश्न उत्तर दे सकते थे, कुछ भी नहीं था प्रश्न में, बिल्कुल इजी वे से आप लोग निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये था आप लोग का लास्ट प्रश्न मेरे दोस्त। कैसा लगा आप लोग के प्रश्न को, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि इसका क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए या इसका पीडीएफ रिलेटेड कुछ चाहिए आप लोग को, तो टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां से ज्वाइन आप लोग होके ही आप लोग जो पीडीएफ उडीएफ नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ज्वाइन होने के बाद मेरे दोस्त जो भी नोटिफिकेशन आपको छोटा से बड़ा आएगा, आप लोग निफिक्र रहिए, मैसेज आप डायरेक्ट आपके पास चले जाएगा। यदि आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आपको थोड़ा सा परेशानी उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसमें कि पल पल अपडेट आपको मिलता है, ठीक है। तो सेशन आप लोग को कैसा लगा ये आप लोग बताना ना भूलें, लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जितने भी बच्चे अभी न्यू हैं जो कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल बटन दबा के आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, जिससे होगा कि जो भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आप तक पहुंचे। समझ गए, और कहीं भी नहीं जाए, सीधे आप तक जाए और आप अपना जो भी आपका मकसद है उसमें आप कामयाब, ठीक है। तो आज आपका यही तक क्लास था मेरे दोस्त, मिलेंगे कोई और नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए जय हिंद, धन्यवाद।